नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा चेस प्लेयर का गेम देखने जा रहे हैं जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, चेस में इंटरनेशनल मास्टर थे और चेस के अलावा जापानी चेस यानी गो उसमें भी उनका महारत हासिल था और चेस और गो दोनों विषय में उन्होंने बुक्स लिखा था। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं एडवर्ड लास्कर के, जो एक जर्मन थे और यूएस में माइग्रेट कर चुके थे और उस ज़माने के खिलाड़ी थे जिस समय इमानुएल लास्कर विश्व चैंपियन थे और एडवर्ड लास्कर इमानुएल लास्कर के एक दूर संपर्क का रिलेटिव भी थे। तो चलिए हम वो गेम देखते हैं जिसके लिए एडवर्ड लास्कर को आज भी लोग पहचानते हैं और ये गेम इन्होंने खेला था 1912 में। लंदन में ये गेम हुआ था। उनका ओपोनेंट थे जॉर्ज थॉमस। तो शुरुआत एडवर्ड लास्कर ने D4 से किया और जॉर्ज थॉमस E6 किया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यदि लास्कर D4 खेलते तो थॉमस फ्रेंच डिफेंस D5 खेलते, लेकिन लास्कर ने पहले अपना घोड़ा निकला और यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने F5 दिया। इसे हम डच डिफेंस कहते हैं और इस मूव का आइडिया है ये E4 स्क्वायर के ऊपर कब्जा बनाना और फ्यूचर में कैसलिंग करने के बाद ये F फाइल को ओपन रखना। तो रुख अचानक एकाएक एक्टिव हो जाएगा आफ्टर कैसलिंग। तो ये डच डिफेंस का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर एडवर्ड लास्कर ने अपना घोड़ा निकाला और दोनों प्लेयर्स अपने अपने पीसेस निकालते गए और यहाँ पर थॉमस ने बिशप E7 खेला, जो एक सिंपल डेवलपिंग मूव है और नाइट को अनपिन किया। हालांकि आलोचकों का कहना था खेल के बाद कि बिशप B4 ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मूव है, इसलिए कि E4 स्क्वायर के ऊपर ये कब्ज़ा ज़्यादा रहता क्योंकि ये नाइट पिन रहता और नाइट F6 भी E4 के ऊपर लॉन्ग रन में कंट्रोल करता। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने जो खेला मैं समझता हूँ वो परफेक्टली नॉर्मल मूव है, बिशप E7। वाइट ने यहाँ पर E4 कब्ज़ा जमाने के लिए पहले बिशप से नाइट को कैप्चर किया और उसके बाद तुरंत E4 दिया। ब्लैक ने यहाँ पे F4 मारा। कुछ आलोचकों का कहना है कि यहाँ पर D5 शायद बेहतर मूव रहता, क्योंकि जैसे ही Fe94 खेला गया ये जो डायगोनल है बिशप के लिए ये खुल गया और यदि यहाँ पर ब्लैक D5 देते तो कम से कम वो डायगोनल नहीं खुलता। लेकिन मैं समझता हूँ कि Fe मूव परफेक्टली नॉर्मल मूव है। इसमें जॉर्ज थॉमस ने कोई गलती नहीं की। वाइट 94 दिया। वाइट के दोनों घोड़े बिल्कुल बोर्ड के बीच में हैं और ब्लैक ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव दिया B6। जैसे कि आप जानते हैं आइडिया साफ जाहिर है कि ये डायगोनल पे अपना ये बिशप को रख के ब्लैक एक्टिवेट करना चाहता है अपने मोहरे और वाइट ने नाइट E5 दिया। ये जो मूव है ये थोड़ा सा चर्चित मूव है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मूव है, क्योंकि एक ही पीस को वाइट ने 2 बार मूव किया ओपनिंग में, लेकिन नाइट को उन्होंने बीच में प्लेस किया और वाइट का आइडिया बहुत साफ है कि वाइट तुरंत चेक देना चाहता है। यहाँ पे क्वीन को रख के चेक देना चाहता है और अगला मूव में ये F7 पे अगर किंग हटता है तो क्वीन को F7 नाइट के बल पे बैठा के मात करना चाहता है। जैसे यदि ब्लैक बिशप B7 जैसे नेचुरल मूव यहाँ खेलते हैं तो वाइट क्वीन H5 चेक देगा और यदि ब्लैक किंग F8 या किंग E7 जाता है तो वाइट क्वीन F7 मात करेगा। इवन G6 में वाइट नाइट से G6 सैक्रिफाइस का प्लान किया था। यहाँ पर यह सैक्रिफाइस इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये दोनों पॉन्स को हटा के वाइट
चेक देना चाहता है और किंग कहीं भी हटे, F8 में या E7 में, दोनों केसेस में F6 नाइट के बल पे मर रहा है। तो वाइट का आइडिया 95 में तुरंत अटैक करना था और इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर कैसल किया। वाइट ने अपना बिशप निकाला बेस्ट पॉसिबल डायगोनल से और ब्लैक ने भी अपना बिशप निकाला। वाइट यहाँ पे डायरेक्ट अटैक के लिए क्वीन H5 गया। तो ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर वाइट का आइडिया है, यदि ब्लैक एक नॉर्मल डेवलपिंग मूव खेलता है तो वाइट सिंपली ये बिशप और क्वीन का कॉम्बिनेशन से H7 पे मेटिंग अटैक करेगा। तो उसे हासिल करने के लिए वाइट सिंपली अपना नाइट को हटाएगा पहले, चेक, और यदि क्वीन या पॉन से रिकैप्चर करता है तो वाइट बहुत जल्दी ब्लैक को नॉकआउट कर देगा। ये वाइट का एम था। और यहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद ही गेस कीजिए कि ब्लैक का बेस्ट मूव क्या है। अगर आप ब्लैक रहेंगे तो यहाँ पर कैसे डिफेंड करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बेस्ट डिफेंसिव मूव ब्लैक का वो था कि बिशप से E5 कब्जा करना, कैप्चर करना। कारण है कि E5 बहुत खतरनाक नाइट है, उसको बोर्ड से हटाना अनिवार्य है। यदि वाइट रिकैप्चर नहीं करके जल्दबाजी में चेकमेट के लिए दूसरा पीस भी सेक्रीफाइस करता है विद द आइडिया टू चेकमेट विद द क्वीन, तो ये एक गलत आइडिया इसलिए होगा कि ब्लैक सिंपली रुक से रिकैप्चर करके F8 स्क्वायर क्वीन के लिए, किंग के लिए खाली करेगा। हाँ जी हाँ, यहाँ पे किंग F7 भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर चेकमेट नहीं होगी। तो इसीलिए वाइट को शायद यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वो भी थोड़ा टैक्टफुल है। अगर वाइट यहाँ पॉन से रिकैप्चर करता है तो ब्लैक के पास एक शानदार डबल अटैक है, रुक F5 मूव, जिससे क्वीन और पॉन दोनों पे ब्लैक अटैक करता है एक साथ। और यदि वाइट क्वीन भागता है ब्लैक पॉन को रिकैप्चर करके वाइट का ये जो नाइट है इसे पिन कर देगा। एज अ रिजल्ट वाइट नाइट हट नहीं पाएगा और अटैक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, एक पॉन डाउन रह जाएगा वाइट। इसीलिए DE5 रिकैप्चर उतना अच्छा मूव नहीं है। और यदि वाइट क्वीन से रिकैप्चर करता है तो एक बार फिर से ब्लैक नाइट C6 डेवलपमेंट विद अ टेम्पो, समय गेन करते हुए डेवलपमेंट करेगा। और ध्यान दीजिए ये नाइट भी अटैक है, क्वीन भी अटैक है और क्वीन हटने पे पॉन भी कमज़ोर है। तो इसीलिए वाइट का बेस्ट मूव यहाँ पर होता कि वाइट पहले बिशप रिकैप्चर करने के पहले एक इंटरमीडिएट मूव या इन बिटवीन मूव खेलते, नाइट को हट जाते D2 में विद द आइडिया ऑफ बिशप H7 चेक और उसके बाद सब्सिक्वेंटली चेकमेट। जैसे यदि ये बिशप जो E5 पे अटैक्ट है ब्लैक एक पीस अप है, अगर ब्लैक ये पीस को वापसी करता है तो वाइट बिशप H7 चेक, किंग H8, बिशप G6 चेक, किंग G8 और उसके बाद क्वीन H7 चेकमेट कर देगा। इसीलिए ब्लैक को सावधान रहना है यहाँ पर और G6 से ये चेकमेट को बचाना है। फिर वाइट क्वीन से E5 रिकैप्चर करता और ब्लैक नाइट C6 देने के बाद वाइट जो नाइट D2 हटा था इन बिटवीन मूव, उसका फ़ायदा उठाते हुए क्वीन E3 दे सकता है ताकि D4 के ऊपर सपोर्ट बना रहे। लेकिन ये पोजीशन ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वाइट का जो अटैक है वो होने में अभी भी कुछ समय लगेगा और ब्लैक इन द मीन टाइम नाइट B4 करके वाइट का अटैकिंग बिशप को भी हटा सकता है और अपना खुद
का बिशप का डायगोनल ओपन कर सकता है। अब ध्यान दीजिए एफ फाइल भी ब्लैक का कब्जे में है। तो इस वेरिएशन से हमें यह ज्ञात हुआ कि बिशप E5 ब्लैक के लिए बहुत अच्छा डिफेंस था, जिससे सिर्फ चेकमेट ही बचता है ये नहीं, बल्कि वाइट का जो अटैकिंग पीसेस है वो एक्सचेंज हो जाते। इंस्टेड ब्लैक ने यहाँ पर क्वीन E7 दिया। ब्लैक का आइडिया कि यदि नाइट F6 वाइट करता तो ब्लैक पॉन से नाइट को रिकैप्चर करके क्वीन से ये H7 स्क्वायर जो कमज़ोर स्क्वायर है उसके ऊपर सपोर्ट देता ब्लैक। तो ये ब्लैक का आइडिया था, लेकिन यहाँ पर वाइट ने एक बहुत ही शानदार मूव दिया और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूँगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कुछ टाइम के लिए पॉज कीजिए और निकालिए एडवर्ड लास्कर ने ऐसा क्या खेला जिसके लिए आज भी ये गेम मशहूर है। जी हाँ, एडवर्ड लास्कर यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मूव दिया। उन्होंने क्वीन को सैक्रिफाइस किया, क्वीन H7 चेक विदाउट सपोर्ट। और ब्लैक का किंग कहीं भाग नहीं पा रहा है, तो ब्लैक को मारना ही है। दिस इज़ द ओनली मूव। और उसके बाद वाइट ने एक बहुत ही नॉर्मल मूव, नाइट से F6 डबल चेक। नाइट और बिशप ये दोनों पीसेस से चेक है। और देखने की बात यह है कि अगर ब्लैक का किंग पीछे जाता है तो ये मेटिंग पैटर्न आप लोग जान लीजिए, जब भी कोई नाइट किंग का डायगनली 2 घर दूर है तो किंग काफ़ी डेंजर में रहता है। और चूंकि यहाँ पर बीच में ये पॉन है, ये नाइट ये दोनों स्क्वायर्स को कंट्रोल करता है और बीच में पॉन है, तो ये तीनों स्क्वायर्स किंग के लिए अवेलेबल नहीं है। उसका फ़ायदा उठाते हुए नाइट G6 चेक और चेकमेट। तो चूंकि ये पैटर्न साफ दिखता है, इसलिए ब्लैक यहाँ पर किंग H6 जाने के बदले किंग H6 खेला। और वाइट ने यहाँ पर नाइट G4 चेक। ये ऐसा मूव है जिससे ब्लैक के पास एकमात्र मूव, एकमात्र डिफेंस किंग G5। ध्यान से देखिए, सभी स्क्वायर्स, बाकी सभी स्क्वायर्स वाइट कंट्रोल कर रहे हैं और वाइट का माइनर पीसेस का इतना अच्छा तालमेल है कि ब्लैक का किंग का भागने का बिल्कुल एकमात्र घर ही बचा है। अभी यहाँ पर वाइट चाहे तो 2 तरह से मात कर सकता है और दोनों बहुत ही खूबसूरत मात है। वाइट किंग साइड कैसल करके मात कर सकता है अथवा क्वीन साइड कैसल करके मात कर सकता है। तो आइए हम मेन गेम में कैसे वाइट विजय हासिल किया वो देखते हैं और उसके बाद हम ऑल्टरनेट विन, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसे हम देखेंगे। तो वाइट ने यहाँ पर H4 चेक दिया। एक बार फिर से देखिए, किंग के पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसे आगे आना ही पड़ेगा। और पूरा भरा बोर्ड में बीच रास्ते में किंग को कोने से बीच में ले आया। और उसके बाद वाइट ने एक और बहुत ही नॉर्मल मूव लेकिन बहुत ही दर्शनीय मूव, बहुत ही सुंदर मूव, G3 चेक। किंग के लिए एकमात्र स्क्वायर किंग F3। आप देखिए, फुटबॉल का मैदान में सभी प्लेयर्स अपने हाफ में हैं, लेकिन अगर गोलकीपर ओपोनेंट का गोल के पास पहुंच जाए तो वैसे होने वाला है यहाँ पर। बिशप E2 चेक और फिर से किंग के पास एकमात्र घर किंग G2। तो ओपोनेंट ने ऐसा दौड़ लगाया कि बिल्कुल अपना फर्स्ट रैंक से ओपोनेंट का फर्स्ट रैंक तक जाने का एक नमूना पेश कर रहा है वाइट ब्लैक। रुक H2 चेक और किंग G1। अब देखिए, कुछ ही मूव पहले ये किंग यहां पर था
और लगातार उसको दौड़ा दौड़ा कर यहाँ तक लाया गया है कंटिन्यूअस चेक्स के माध्यम से। और फाइनल मूव, वाइट सिर्फ एक बार अपना किंग को मूव करता है और वो है लॉन्ग कैसल। और दोनों रुक्स, ये रुक और ये रुक का कॉम्बिनेशन से फाइनली चेकमेट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वाइट का सभी पीसेस, दोनों रुक, बिशप और दोनों नाइट किसी न किसी समय चेक दिया किंग के ऊपर और सबका योगदान था इस चेकमेट में। तो दोस्तों, खेल में, जीवन में, बिल्कुल लाइफ में जैसे तालमेल का बहुत अहम भूमिका होती है, उसी तरह मोहरे कितने भी हो आपके पास, अगर तालमेल सही है तो चांसेस है कि आप विजय हासिल करेंगे। तो गेम ख़त्म करने के पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन सा मूव था, ऑल्टरनेट मूव, जहां वाइट विजय पा सकता था। F4 मूव, ये भी दूसरा खूबसूरत मूव था, जहां पर वाइट ब्लैक को किंग से F4 मारना अनिवार्य है ब्लैक के लिए। फिर G3, एक बार फिर से अनिवार्य मूव किंग F3, और वाइट इस बार लॉन्ग कैसल के बदले शॉर्ट कैसल, यानी कि किंग साइड कैसल करके चेक और चेकमेट कर सकता था। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो मैं कहूँगा जो मेन गेम में वाइट ने खेला H4 चेक, वो ज़्यादा खूबसूरत इसलिए है कि वहाँ पर ब्लैक का किंग ने पूरा अपना दौड़ ब्लैक का 8th रैंक से वाइट का 1st रैंक तक पूरा किया और करने के बाद ही चेकमेट हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये गेम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी चेस प्लेयर्स, जो अच्छे चेस प्लेयर्स हैं, वो ये गेम कभी ना कभी किसी न किसी समय ज़रूर देखा होगा इसका पहले। तो इसलिए आप भी ये गेम को ध्यान से बार बार रिपीट कीजिए और अपना रेpertoire में, अपना नॉलेज में रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिए लाइफ इज़ चेस से। धन्यवाद।